पर वो लॉस हो गई। चलो, सो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अल्फा पार्टिकल के बाहर इमिट होने के लिए। ये एनर्जी मिलती नहीं अंदर, अंदर ऐसा हमको कुछ पता नहीं है किसी तरीके से कि एनर्जी मिल जाए अंदर न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका एक्सप्लेनेशन कि अल्फा पार्टिकल क्यों निकल रहा है हम नहीं दे सकते विदाउट टनल इफेक्ट। टनल इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम दे सकते हैं। अब ज्यादा डिटेल में तो हमारे कोर्स में है नहीं है कुछ भी टनल इफेक्ट, ये इतना कोई पूछेगा भी नहीं आपसे इतनी चीज जो मैंने बताई कि अल्फा पार्टिकल का टनल इफेक्ट क्या है या एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, ये भी कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, पर हल्का सा अगर आइडिया दे दूं मैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए आपको, तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना आपको, एनर्जी टाइम का डायग्राम रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो शुरू में हमको काफी एनर्जी चाहिए, बाद में भले ही एनर्जी और कम हो जाएगी सिस्टम की, इसलिए एनर्जी पूरी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, पर शुरू में एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी मिलती नहीं अल्फा पार्टिकल को। सो अल्फा पार्टिकल आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि एक टनल बना लेता है। अल्फा पार्टिकल को इस एनर्जी की जो पहाड़ी है उसको क्रॉस करना था, तो वो उसको क्रॉस ना करते हुए टनल बना के निकल जाता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन होता है ऐसा कैसे हो जाता है। टनल इफेक्ट का मतलब क्या है, ये है एक बहुत बड़ी पहाड़ी को क्रॉस करना है, टनल बना के क्रॉस कर लो, ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, एनर्जी नहीं लगेगी, तो टनल इफेक्ट ये होता है। अब ऐसा कैसे हो जाता है ये आपके कोर्स में नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन होता है, तो इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। समझे? पॉइंट समझ में आया? यस सर। ओके बच्चों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट अपन को समझना था बीटा डीके का एमिशन। अब बीटा डीके मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकलना, ये भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी क्वांटम मैकेनिक्स से होता है, और सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स से गलत बोल दिया मैंने, क्वांटम मैकेनिक्स से इसका एक्सप्लेनेशन होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स से। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, साथ में एक वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस है वो दो तरह के दिखे हमको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है बीटा डीके के लिए। अब कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्या है, ये सब जानने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रख लो कि बीटा डीके का एक्सप्लेनेशन होता है बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले हमको जो फोर्सेस है वो दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग और वीक, दो तरह के नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस को बांध के रख रहा है, और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके। क्लियर? चलो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, क्लियर है, वेरी गुड। एंड लास्ट जो गामा डीके है उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं अपन न्यूक्लियर एनर्जी लेवल से। कोई न्यूक्लियस जब बना, आपको पहले भी बताया था कि अल्फा बीटा गामा डीके में अल्फा और बीटा डीके के बाद गामा डीके होता है। तो अल्फा बीटा डीके होने के बाद एक नया न्यूक्लियस बनता है, वो जो नया न्यूक्लियस है वो कभी कभी हायर एनर्जी लेवल में क्रिएट हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल होते हैं, ये शायद पहले भी मैंने बताया था आपको। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर बना हुआ न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस जो बना है वो हायर एनर्जी लेवल में हो जाए क्रिएट, तो जब वो अपने वापस लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा। एंड दैट फोटोन जो इस तरह से इमिट होता है, बस उसी को अपन बोलते हैं गामा फोटोन, वही हमें गामा फोटोन के फॉर्म में दिखता है। तो दिस इज हाउ गामा फोटोन का निकलना, गामा रेस का निकलना एक्सप्लेन होता है। पॉइंट समझ में आया? अल्फा डीके का एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं अपन, बाय टनल इफेक्ट। बीटा डी का एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स। गामा डीके का एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं हम, बाय न्यूक्लियर एनर्जी लेवल। क्लियर हो रहा है पॉइंट ये? चलो प्रवीण का रिप्लाई आया मेरे पास, प्रियांशु का यस, ओके वेरी गुड। सो अभी हमने डिस्कस करा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस, इनको कंपेयर करा हमने, इनकी पेनिट्रेशन पावर, आयनेशन पावर, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी चीजें कंपेयर करी। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं अपन अल्फा बीटा गामा डीकेस को। जो पांचों डीके प्रोसेस होती है इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अभी तो हमने इनके कंपेरिजन करे थे, अभी थोड़ा और डिटेल में अपन समझते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते। लेट अस स्टार्ट विद अल्फा डीके। लेट अस स्टार्ट विद अल्फा डीके। अल्फा डीके, जब अल्फा डीके होता है तो क्या होता है एक्चुअली, कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा डीके करके एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। अल्फा डीके होके क्या होता है, जो एन और जेड का रेशियो है वो बदलेगा।
न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकले हैं तो डेफिनेटली एन और जेड का रेशो बदलेगा। तो न्यूक्लियस हो सकता है कि स्टेबल एन जेड रेशो के हिस्से में आ जाए, वहां के रीजन में आ जाए, है ना। तो जब अल्फा डीके होता है तो कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसका सपोज एटॉमिक नंबर Z था, मास नंबर A था, मान लो वो न्यूक्लियस X है, वो किसी दूसरे न्यूक्लियस में स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो जाता है और अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। अब हीलियम न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा, 2 प्रोटॉन निकले तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होना चाहिए, मास नंबर 4 से कम होना चाहिए। जब अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर 2 अमाउंट से कम हो जाता है, 2 नंबर से कम हो जाता है, मास नंबर 4 से कम होता है। और इस प्रोसेस के साथ खूब सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। ये एनर्जी है, इसको अलग कलर से लिख देता हूं मैं। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू। इस प्रोसेस में क्यू वैल्यू मतलब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज। पिछली क्लास में हमने इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखे थे, इसी रिएक्शन के मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ मैंने दिए थे जिसमें अल्फा डीके हो रहा था और एनर्जी रिलीज पूछ रही थी। तो हम देख भी चुके हैं एनर्जी रिलीज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो मास डिफेक्ट से करते हैं। मास ऑफ एक्स ज्यादा होगा, रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट्स का मास कम होता है, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, इससे हमको एनर्जी रिलीज मिल जाती है। तो ये अपन देख चुके हैं। फिर ये पॉइंट भी आपको मैंने बताया था कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन न्यूक्लियाई जो प्रोड्यूस हुए इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। So, जो एनर्जी रिलीज यहां होगी दैट शुड बी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। अच्छा, ये जो मेन न्यूक्लियस था जिससे ये बना है इसे बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई और इसे कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियाई ने डॉटर न्यूक्लियाई बनाया, इसलिए पेरेंट एंड डॉटर ये नाम देते हैं इनको। सो डॉटर न्यूक्लियाई और काइनेटिक एनर्जी अल्फा, इनकी एनर्जी जो होगी वही क्यू वैल्यू के फॉर्म में होती है। अब क्यू वैल्यू कैलकुलेशन करना वो आपको बता दिया, मास डिफेक्ट से आप कर सकते हो, तो ये आप निकाल सकते हो, वो इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होना चाहिए। मान लो कि ये रेस्ट पे था, मान लो लेट अस अज्यूम कि इनिशियली जो एक्स न्यूक्लियस है ना, जो अल्फा डीके हो रहा है वो रेस्ट पे था, मान लेते हैं वो रेस्ट पे था। अब रेस्ट पे न्यूक्लियस है, उसने 2 न्यूक्लियस बनाए, एक अल्फा का और एक वाई। इन दोनों न्यूक्लियस में मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है, तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। अगर रेस्ट पे पार्टिकल था तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 था, Yes, sir. पाथ का मोमेंटम भी 0 होना चाहिए मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। सो फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन, फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, जो इस इनिशियल मोमेंटम था 0 तो इनका मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। अब मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m के, याद करिए। और 2 पार्टिकल है Yes, sir. तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लेके जाना चाहिए। इसका मतलब √2 टाइम मास ऑफ अल्फा इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा should equal to √2 टाइम मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। दोनों इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लेके जाना चाहिए। 2 पार्टिकल निकल रहे हैं तो दोनों का मोमेंटम इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, तभी 0 मोमेंटम हो सकता है। क्लियर? Yes, sir. तो यहां से मुझे क्या मिल गया, मुझे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मिल गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई का रेशियो क्या आ गया, वो आ गया मास ऑफ वाई एंड मास ऑफ हीलियम। अच्छा, मास ऑफ वाई जो होगा वो लगभग A-4 ही होगा, है ना, लगभग मास नंबर के बराबर ही मास होता है अंदाज से, लगभग, और ये 4 होगा। और जिनमें भी अल्फा डीके होता है ना उन सबका मास नंबर 200 से तो बड़ा ही आता है, 200 से तो बड़ा ही रहता है नॉर्मली। मास नंबर जिन भी न्यूक्लियाई का अल्फा डीके होता है वो 200 से बड़ा होता है। तो ये नंबर जो है वो 196 या बड़ा है और नीचे 4 है, मतलब ये रेशियो बहुत बड़ा आने वाला है। तो दिस रेशियो इज वेरी बिग। इसका मतलब ये समझ में आया हमको, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम या अल्फा पार्टिकल इज वेरी वेरी लार्ज देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। ये रेशियो बड़ा आने वाला है, 196/4 से बड़ा आएगा ये रेशियो। 196/4 यू कैन कैलकुलेट क्या नंबर आएगा, उससे भी बड़ा रेशियो आएगा ये। तो काफी बड़ा रेशियो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम और वाई का, मतलब हीलियम की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल ज्यादा एनर्जी लेके जाता है। तो ये रेशियो बड़ा होने से हम करीब करीब सारी ही एनर्जी हीलियम ले जा रहा है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी रिलीज्ड, मतलब Q वैल्यू इज कैरीड बाय अल्फा इमिटेड।
ये पॉइंट समझ में आया? करीब करीब जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन की वो पूरी पूरी करीब करीब अल्फा लेके जाता है। अब किसी न्यूक्लियस के डीके से कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये उस न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा। ऑफकोर्स ये कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें किस तरह की अनस्टेबिलिटी थी, इससे क्या बन रहा है अल्फा डीके के बाद, तो डेफिनेटली क्यू वैल्यू जो होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। क्यू वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और लगभग सारी क्यू वैल्यू अल्फा लेके जा रहा है, इसका मतलब अल्फा की एनर्जी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब हमने जो पहले पढ़ा था ना कि एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा डिस्क्रीट होता है और अल्फा की एनर्जी देख के अपन बता सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस था, वो सब समझ में आ रहा है हमको, ऐसा क्यों था। अल्फा की एनर्जी देख के क्यों बता सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस था जिससे निकला है ना, वो समझ में आ रहा है हमको, क्योंकि क्यू वैल्यू करीब करीब अल्फा ले जा रहा है और क्यू वैल्यू इज अ प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, कौन अनस्टेबल था उस पर डिपेंड करेगी। डेफिनेटली फिर अल्फा की काइनेटिक एनर्जी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। चलो बच्चे भी सर वो एनर्जी के बाद क्या लिखा है सर? एनर्जी एनर्जी रिलीज्ड, ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, चलो अब आगे पॉइंट थैंक यू समझते हैं सर। अपन। हाँ अच्छा, इनका कुछ तो रेशो है भाई, अल्फा मैक्सिमम एनर्जी ले जा रहा है पर एग्जैक्ट क्यू तो नहीं ले जा रहा ना, तो कितनी ले जा रहा है कोई पूछे अगर हमसे तो वो भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कोई पूछे तो वो A-4% ऑफ या A-4 फैक्टर ऑफ द टोटल एनर्जी आ जाएगी, उसको लिख सकते हैं A-4/A इंटू क्यू। वो जो डॉटर न्यूक्लियर की एनर्जी होगी वो आ जाएगी हमारे पास 4/A इंटू क्यू। भैया आपको दो एनर्जीज का रेशो पता है और उनका सम पता है, तो आप इस रेशो में इस टोटल क्यू को डिवाइड कर दो तो इंडिविजुअल दोनों की एनर्जी आ गई। इसका मतलब कोई आपसे अगर अल्फा की काइनेटिक एनर्जी दे दे तो आप डॉटर न्यूक्लियर की काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो आपको, क्योंकि उनका रेशो पता है, और टोटल एनर्जी क्या रिलीज हो रही वो भी बता सकते हो, क्यू वैल्यू भी बता सकते हो अगर अल्फा की एनर्जी दी है आपको, अगर मास नंबर बताओ तो किसी अल्फा डी के प्रोसेस में अल्फा की एनर्जी कितनी होगी वो कैलकुलेट कर सकते हो अगर क्यू वैल्यू पता हो और मास नंबर पता हो। या उल्टा दिया जा सकता है क्वेश्चन में, अल्फा की एनर्जी दे दी, ए दे दिया, तो क्यू पूछा जा सकता है आपसे। समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके बच्चों, वेरी गुड। चलिए, तो ये अपन ने अल्फा डीके के बारे में कुछ डिस्कशन करा है ना। अच्छा, हमने जब पढ़ा था अभी अल्फा डीके के बारे में, अल्फा के पार्टिकल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वहां आपको ये भी बताया था कि अल्फा पार्टिकल जो इमिट होते हैं ना उनकी एनर्जी डिस्क्रीट होती है, वो एक रेंज में लाई करती है, पर रेंज में सिंगल वैल्यू की नहीं है, कुछ अलग अलग वैल्यूज भी है। एक ही न्यूक्लियस से अलग अलग एनर्जी के अल्फा पार्टिकल भी निकलते हैं। यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही एनर्जी के निकलते हैं। एक चीज थी यहाँ जो मैंने बताई नहीं थी आपको, क्या नहीं बताया था, ये जो डॉटर न्यूक्लियस है ना कभी कभी वो एक्साइटेड स्टेट में भी आता है, वो एक्साइटेड स्टेट में भी बनता है। तो ये डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में अगर बन गया, मान लो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में बना है, मान लो स्टार लगा दिया एक्साइटेड स्टेट दिखाने के लिए, फिर ये अपनी ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट होगा। जो डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में बना है, यहाँ स्टार लगा दिया ये दिखाने के लिए कि एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। स्टार शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, उसको अच्छे से बना देता हूं मैं। कभी कभी जो डॉटर न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में क्रिएट होता है तो अपनी ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट होता है। जब वो ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो साथ में फिर फोटोन इमिट होगा। When an excited nucleus goes to ground state और lower energy level, it will create a photon. वो फोटोन जनरेट करेगा। ये जो फोटोन जनरेट हुआ यही गामा फोटोन है, और आपको बताया भी था कि अल्फा बीटा डीके के बाद गामा डीके होता है उन्हीं प्रोसेस में। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, तो थोड़ी एनर्जी ना कभी कभी है ना क्यू वैल्यू में से इस गामा फोटोन में चली जाती है। थोड़ी एनर्जी कभी कभी जो एनर्जी रिलीज होती है ना पूरी, उसमें दोनों के साथ कभी कभी गामा फोटोन भी एनर्जी ले जाता है। यहाँ मुझे गामा की एनर्जी भी लिखना चाहिए, मुझे ऐसा लिखना चाहिए एनर्जी इन गामा फोटोन, ऐसा भी लिखना चाहिए। तो Q माइनस एनर्जी ऑफ गामा ये इनमें बटेगी, यहां पे लिखना चाहिए मुझे Q माइनस एनर्जी ऑफ गामा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर वो लिखना चाहिए मुझे 4/A इंटू क्यू माइनस एनर्जी ऑफ गामा। पर ये गामा फोटोन निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये फिक्स नहीं है, इसीलिए जो तो कभी कभी पूरी एनर्जी क्यू भी अल्फा के पास दिखती है, कभी थोड़ी कम भी दिखेगी, कभी पूरा क्यू एनर्जी लेके भी अल्फा निकलेगा, कभी कम एनर्जी लेके भी निकलेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में ही बने।
कुछ अल्फा डीके ऐसे भी हो सकते हैं न्यूक्लियस के जिसमें गामा डीके बने ही नहीं, मतलब गामा जो वाई पार्टिकल बन रहा है, वाई न्यूक्लियस जो बन रहा है वो एक्साइटेड स्टेट में ना बने, तब पूरा की पूरा क्यू ऑलमोस्ट अल्फा ले जाएगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्साइटेड स्टेट में बन रहा है तो गामा फोटोन भी बनेगा, मतलब क्यू एनर्जी का कुछ हिस्सा गामा फोटोन ले जाएगा, इन दैट केस अल्फा की एनर्जी थोड़ी कम आएगी। सो वी कैन ऑब्जर्व मल्टीपल अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियर एटम। सेम न्यूक्लियस के बहुत सारे हमने एटम्स ले लिए, एक ही टाइप के एटम्स हमने इकट्ठा कर लिए, एक ही टाइप के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ले लिए हमने जिनमें अल्फा डीके हो रहा था, तो उसमें से कई सारे अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी दिख सकती है मुझे। जो सबसे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होगी वो यहाँ पे ई गामा 0 लेंगे तो वो मिल जाएगी हमें। बाकी अल्फा की एनर्जी देख के हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि गामा फोटॉन्स की एनर्जी क्या रही होगी। समझ में आ रहा है? मुझे एक ही रेडियो एक्टिव सैंपल जिसमें अल्फा डीके हो रहा है उससे कई तरह के अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड होते दिख सकते हैं। मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी अल्फा पार्टिकल की? वो हो जाएगी a-4/a इंटू क्यू। वो कब आएगी? जब गामा फोटॉन नहीं निकला। और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कम भी आ रही है अगर, इसका मतलब गामा फोटॉन भी निकल रहा था। तो गामा फोटॉन कितनी एनर्जी का निकल रहा है वो भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। मैक्सिमम एनर्जी अल्फा की क्या है, कम कितनी है, डिफरेंस से देख के अंदाजा लगा सकता हूँ कि गामा की फोटॉन की एनर्जी क्या गई होगी। समझ में आ रहा है? नहीं आया सर, नहीं नहीं आया। आया? फिर से सुनो, देखो कोई न्यूक्लियस है जिसके बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे न्यूक्लियस ले लिया अपन ने, एक टाइप ऑफ न्यूक्लियस था जिसके बहुत सारे एटम्स ले लिया अपन ने, इन सब में अल्फा डीके हो रहा है। अल्फा डीके हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और अल्फा की जो एनर्जी है वो इक्वेशन से गवर्न हो रही है। कभी गामा फोटॉन नहीं निकला अगर तो अल्फा की एनर्जी ज्यादा आएगी, और गामा फोटॉन निकला तो अल्फा की एनर्जी कम आएगी। सही बात है क्या? बताओ, अगर रिएक्शन में गामा फोटॉन नहीं निकला सेकंड है, कुछ नहीं किया है। हाँ, यस सर, यस सर। अगर गामा फोटॉन नहीं निकला है तो गामा फोटॉन नहीं निकला तो ये एनर्जी 0 हो गई, गामा जो लेके जा रहा है तो पूरा क्यू वैल्यू का लगभग पूरा ही क्यू अल्फा ले जाएगा, तो अल्फा की एनर्जी ज्यादा आएगी। और गामा फोटॉन कुछ एनर्जी लेके निकला तो ये क्यू माइनस एनर्जी ऑफ गामा, ये नंबर कम हो जाएगा, ये एनर्जी कम हो जाएगी, तब अल्फा को कम एनर्जी मिलेगी। मतलब कि हमें अल्फा पार्टिकल जो निकल रहे हैं वो हो सकता है कि कम एनर्जी के भी मिले, लेस देन क्यू वैल्यू के भी एनर्जी के मिले। ठीक है? तो अल्फा की एनर्जी जो अलग अलग आ रही है उनको देखकर मैं पता लगा सकता हूं कि क्या एनर्जी लेके गया था गामा। जो अल्फा की एनर्जी का डिक्रीमेंट हुआ वो क्यों हुआ? बिकॉज गामा निकला था। समझ में आ रहा है? बोलो, अल्फा की एनर्जी कम क्यों हुई? बिकॉज गामा फोटॉन इमिट हुआ था, यस सर। है ना? तो गामा फोटॉन कितनी एनर्जी का है अपन बता नहीं सकते क्या कि अल्फा की एनर्जी कमी कितनी हुई है? यस सर, बता सकते हैं। बता सकते। ठीक है, जैसे मैं यहां लिखूं, जो गामा, ये एनर्जी ऑफ अल्फा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो अल्फा की है, या एच लिख देता हूं मैं, ये मैक्सिमम क्या आ सकती है? या आ सकती है a-4/a इंटू क्यू। कम कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एच, जो दूसरी आ सकती है, या उसको डैश लिख देता हूं, है ना, वो क्या आ सकती है? a-4/a इंटू क्यू माइनस एनर्जी ऑफ गामा। जब गामा फोटॉन निकलेगा तब अल्फा की एनर्जी ये आ सकती है। अगर हम डिफरेंस ले ले तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अल्फा की जो मैक्सिमम आई थी माइनस जो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम आई थी, काइनेटिक एनर्जी एच डैश, ये डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास a-4/a इंटू एनर्जी ऑफ गामा। So you can calculate what was the energy of gamma photon. गामा फोटोन क्या एनर्जी लेके जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा जो मैक्सिमम मिली थी आपको माइनस जो कम वाली मिली। बोलो, समझ में आया? यस सर। ठीक है। सो इन अल्फा डीके प्रोसेस अल्फा पार्टिकल जो इमिट होते हैं वो ऑलमोस्ट सारी क्यू वैल्यू लेके एनर्जी जाते हैं, ऑलमोस्ट पूरा क्यू वैल्यू एनर्जी लेके जाते हैं, लेकिन कभी कम एनर्जी भी लेके जाएंगे अगर गामा फोटोन भी निकल रहा हो। और उस गामा फोटोन की एनर्जी क्या है वो मैं बता सकता हूं अगर मुझे अल्फा पार्टिकल की क्या क्या एनर्जी से वो पता हो। अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम कितनी एनर्जी थी, उससे कम कितनी थी, उससे कम कितनी थी, ये सब मुझे पता हो तो मैं बता सकता हूं किस एनर्जी के गामा फोटॉन्स यहां से इमिट हुए थे। आ रहा पॉइंट समझ में? यस सर। यस, ठीक है, वेरी गुड। और गामा इमिट नहीं हुआ अगर तो ये ई गामा को 0 कर देंगे। इन दैट केस कुछ एनर्जी अल्फा कुछ एनर्जी डॉटर न्यूक्लियर लेके जाता है,
इनकी एनर्जी कोई दे दे आपको तो इनके रेशो से आप ए भी निकाल सकते हो, कोई ए दे दे तो इनकी एनर्जी का रेशो भी निकाल सकते हो। इनकी एनर्जी टोटल जो होती है वो क्यू वैल्यू से ही आती है, तो क्यू वैल्यू देखकर आपको बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। आ रहा है पॉइंट समझ में सब? यस सर। ओके बच्चों, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक पूछ लीजिए। अल्फा पार्टिकल के इमिशन में बहुत सारी चीजें मैंने बताई आपको अभी, कुछ भी डाउट इस पूरी थ्योरी में? चलो आस्था बोल रही नो डाउट, वेरी गुड आस्था। लिखिए क्वेश्चन एक, क्वेश्चन नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नोट करिए। A radioactive nuclei is emitting alpha particle. A radioactive nuclei is emitting alpha particle and a daughter nuclei. क्या सर? लिखिए अच्छे से, मैं बोल रहा हूं। A radioactive nuclei is emitting alpha particle and daughter nuclei of energy ratio 50. A radioactive nuclei is emitting alpha particle and daughter nuclei of energy ratio 50. What should be the mass number of parent nuclei? बताइए, what should be the mass number of parent nuclei? बताइए। प्रवीण और अच्छे से सोच लो। यस प्रवीण, बिल्कुल सही। नहीं प्रवीण, छोटी सी गलती है, और चेक कर लो। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में अल्फा की एनर्जी और डॉटर न्यूक्लियाई की जो एनर्जी है इसका रेशो 50 है। बट ये रेशो क्या पढ़ा है अपन ने, क्या होता है ये रेशो? a-4/4 होता है। इट शुड बी a-4/4। यू कैन सॉल्व इट। 50 into 4 200 + 4, तो ये आ जाएगा 204 आंसर। आसान क्वेश्चन आया? यस सर, यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर ये थ्योरी आती हो, ये सब पढ़ा हो अगर अपन ने। क्लियर? यस सर। है ना? तो अब मैंने जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है यहाँ पे सब याद रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन बनेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन अगर आपको थ्योरी आती हो। जैसे अभी एक एग्जांपल के लिए ये करा अपन ने, मैं और भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, पूरा थ्योरी बेस्ड है। देखो मैं दे दूंगा आपको कि अल्फा की एनर्जी क्या क्या निकल रही है। एक अल्फा डी के प्रोसेस हो रही है, ए दे दिया आपको, ए दे दिया सपोज मैंने आपको 236, ठीक है, और अल्फा की एनर्जी इतनी निकली और उससे कम वाली दे दी, और पूछा कि गामा फोटोन कितनी एनर्जी का निकल रहा होगा, तो बता सकते हो, साफ साफ फॉर्मूला लिखा है तो, है ना? यस सर। तो ये अगर पूरी थ्योरी आती हो तो काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्योंकि जस्ट अभी पढ़ा है अपन ने, तो अभी क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं करना, ठीक है? तो आज इस पे नहीं करेंगे क्वेश्चन। अब अपना वैसे भी टाइम ऑफिशियली भी हो रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, आज यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। और आज अपन ने अल्फा डीके की थ्योरी कवर करी है, बीटा डीके, गामा डीके, ये बाकी जो डीकेज है इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। अच्छा, गामा डीके भी काफी हद तक तो बता दिया मैंने कि क्या होता है। एक्साइटेड न्यूक्लियस जनरेट हुआ, अगर ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो गामा फोटोन निकलेगा, बस यही होता है गामा डीके, है ना? गामा डीके क्या होता है भी ऑलमोस्ट देख लिया अपन ने। बचा है बीटा डीके समझाना, के कैप्चर बताना है ना, ये सब चीजें पढ़ना बाकी है, ये अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन। क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में